हेलो गाइस, वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी 41वीं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 27 दिसंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियो 25-25 क्वेश्चंस के वीडियो बन रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने परीक्षा आने वाले एग्ज़ाम को मजबूत कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी को। तो दोस्तों चलिए बिना समय शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन और 41वें प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह गुजरात, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसानों ने भू राजस्व वृद्धि का जो विरोध किया था, अंग्रेजों ने जो भू राजस्व वृद्धि लगाई थी उसका विरोध किया तथा अपनी मांगे मनवाने में भी सफल रहे, और जिसका नेतृत्व किसने किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, डायरेक्ट भाग नहीं लिया? तो दोस्तों खेरा में भी लिया था, असहयोग में भी लिया, वायकम में भी लिया, लेकिन ये राजकोट सत्याग्रह में नहीं लिया। खेरा 1918, असहयोग 1920 तथा वायकम 1924-25। इन सत्याग्रह में गांधी जी डायरेक्ट रूप से भाग लिए, उसमें शामिल थे। वायकम त्रावणकोर का सत्याग्रह ये मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। आंदोलन के प्रमुख नेता थे टी के माधवन, के कलप्पन और के पी केशव मेनन नायर, और गांधी जी मार्च 1925 में वायकम गए, यानी कि उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। तो दिए गए ऑप्शंस में राजकोट में शामिल नहीं थे प्रत्यक्ष रूप में, बाकी खेरा, असहयोग और वायकम में शामिल थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे? ठीक है मित्रों, ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत। तो मित्रों सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो बिहार था और संयुक्त प्रांत था। तो 1-4 की बात करेंगे इसमें हम। तो मित्रों इसका सही उत्तर है 1-4 यानी कि डी। पूर्वी तथा पश्चिमी संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी बिहार में अगस्त विद्रोह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम सीमा पर रहा था। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी कि उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा? तो इसका आंसर है मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। बाकी दानापुर में भी प्रभाव था, पटना में भी प्रभाव था, मुजफ्फरपुर में भी था, आरा में भी था, लेकिन दानापुर अप्रभावित रहा। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की व्याप्ति पटना में 3 जुलाई 1857, दानापुर में 25 जुलाई, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई, आरा में भी जुलाई में ही 25 या 30 तक, और लेकिन मुंगेर इस विद्रोह से जो है अप्रभावित रहा। तो मुंगेर इसमें नहीं था, बाकी सब थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखकों से, यानी कि ये पुस्तक के नाम दिए गए हैं, ये लेखक के नाम दिए गए, इसका मिलान करना। तो इसमें हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आनंद मठ को देख लिया जाए। तो आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि सी का 6 किस में है? तो इसमें है, तो इसी से क्वेश्चन इसका मिल जाएगा, यानी कि सी। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर ताराचंद है, यानी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के लेखक ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इनके लेखक के दत्ता है। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जोसेफ, इसके लेखक राजा राम मोहन राय है। और आवर इंडियन मुसलमान, इसके लेखक जो है W हंटर है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, यानी ऐसा क्या कारण था जी? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन का जो है इसमें कमी था 1857 के आंदोलन में, इसलिए ये असफल हो गया। न एक कोई उपयुक्त योजना थी और न योजना के हिसाब से कार्रवाई हो पाई, और इसमें केंद्रीय संगठन नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में दंगे हो रहे थे, तो इस हिसाब, और एक समय में नहीं हो रहे थे, अलग अलग समय में हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल हो गया। ठीक है मित्रों, इसके व्याख्या की बात करें तो मित्रों 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, और देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में विद्रोह के बीच तालमेल का अभाव, कभी इधर हो रहा था कभी उधर, यानी अलग अलग डेट में हो रहा था। संपूर्ण आंदोलन के पास ऐसा कोई माने एकीकृत और प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था जिसे सत्ता प्राप्ति के बाद कार्यान्वित किया जाता, इसलिए यह विद्रोह जो है असफल हो गया। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1923 से 28 के काल में, 1923 के 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि को पुनरावृत्ति का कारण था। तो फिर से जो है 1923-28 में जो है क्रांतिकारी कार्यविधि फिर से माने शुरू हुआ। तो इसका जो है सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा कांड, जो गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगन कर दिए चौरी चौरा कांड के कारण। 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर जिले में,
तो इसलिए जो है यह जो है फिर से स्थगन करने के कारण युवा लोग जो है थोड़ा असंतुष्ट नजर आए और फिर से जो है ये क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति हुई। ठीक है मित्रों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की पूर्ण विफलता के कारण क्रांतिकारी आतंकवादी में पुनः उग्रता आई। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां जो पुरानी थी लेकिन पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इन्होंने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। ठीक है मित्रों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सांप्रदायिकता के प्रश्न पर असफल हो गया, उससे निराश लौटने के बाद जो है सांप्रदायिक पंचायत 1932 और पूना समझौते सितंबर 1932 के बाद गांधी जी हरिजन उद्धार की ओर मुड़ गए। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। कब? 1932 में। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन की जगह राहत कार्यों में जुट जाना चाहिए। फलतः मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का, यानी भारत आज़ाद हो गया था, उसका अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल उसका था सी राजगोपालाचारी, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 24 मार्च 1947 से 20 जून 1948 ब्रिटिश भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ठीक है मित्रों, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत में सी राजगोपालाचार्य जो 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। साथ ही वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? किसको? जयप्रकाश नारायण। तो ये जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन जो थी 1942 की, इसमें जो है भूमिगत रूप से ये यानी कि अंडरग्राउंड होकर लड़ रहे थे, क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन तो बिना नेतृत्व का आंदोलन था, उसमें नेतृत्व की कमी थी, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अंडरग्राउंड भूमिका निभाई, इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली। 1942 के आंदोलन के सरकारी दमन के बाद इस आंदोलन में भूमिगत रूप धारण कर लिया, यानी अंडरग्राउंड रह के काम करने लगे लोग। इन भूमिगत आंदोलनों से जुड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपालनी, उषा मेहता। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप थे प्यारेलाल। नोआखली काल 1946-47 में गांधी जी के साथ उनके निजी सेक्रेटरी प्यारेलाल थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि करो या मरो का नारा संबंधित है, तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि यदि कांग्रेस के सभी नेता कैद हो जाए तो संघर्ष में शामिल प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। अगर सब जेल में चल जा रहा है तो कोई बात नहीं, सब खुद अपना नेतृत्व खुद करेगा। गांधी जी ने इसी दिन करो या मरो का आह्वान किया। किस दिन? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है मित्रों, और 9 अगस्त को तो सब भोरे भोरे सुबह सुबह जो है सब नेता को कैद कर ही दिया गया, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था और नेताओं को अहमदनगर के किले में भी रखा गया था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई भैया 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना हो गई भाई 1913 में। लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला की सहायता से, किसने? लाला हरदयाल ने रामचंद्र बरकतुल्ला को साथ में लिया और 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। तो इसका उपयुक्त आंसर है 1913। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है। कौन? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है। क्यों है घोतक? क्योंकि इसने अतिवादियों तथा उग्रवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। ठीक है मित्रों, आते हैं इसके व्याख्या की ओर। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी जो नरमपंथी थे, अतिवादियों जो गर्मपंथी को कांग्रेस से बाहर कर दिया, यानी कि नरम ने गरम को कांग्रेस से बाहर कर दिया। ठीक है, उदारवादी को नरमपंथी कहते हैं, अतिवादी को गर्मपंथी कहते हैं। होम रूल आंदोलन के बाद अतिवादियों की बढ़ती लोकप्रियता, यानी कि जो गर्म दलवादी थे उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, तथा गोखले तथा फिरोज शाह मेहता 1915 में इन दोनों ये मर गए, मृत्यु हो गई। तो 1916 में अतिवादियों को कांग्रेस में वापस ले लिया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक तथा बेसेंट ही प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन था कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए
चैप्टर शुरू होता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ अतवादियों और उदारवादियों का जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनर्मेल हो जा रहा है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902, 1862 में जन्मे, 1902 में मृत्यु हुई। नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। उन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में काफ़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान है भारत में द्वितीय, हालांकि अब चेंज हो चुका है, उस समय द्वितीय है। हालांकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। जनगणना घनत्व 1102 है, परंतु 2011 में जो है द्वितीय पर था, और 2001 के जनगणना के अनुसार द्वितीय था, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार पहले स्थान पर है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है 42। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में, यह वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। मासिनराम संसार में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा यहीं होती है, जो खासी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है मित्रों, चेरापूंजी इससे 16 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है? तो ये महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। महाराष्ट्र राज्य 1960 ईस्वी में गुजरात से अलग होकर अस्तित्व में आया। दोनों बंबई प्रांत में सम्मिलित थे। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र के 3 भाग हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। इनमें विदर्भ ऐतिहासिक दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है मित्रों, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है चावल। भारत का चावल का क्षेत्रफल संसार में सबसे अधिक है, लेकिन चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर है। यह कुल फसली क्षेत्र के 1/4 भाग में उगाई जाती है। जितना भी हमारे देश का फसल क्षेत्र है उसके 1/4 भाग में उष्णकटिबंधीय पौधा है यह चावल, और प्रमुख उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पहले तो सबसे अधिक पटसन उत्पादन होती थी, पर अब बांग्लादेश के अलग होने के बाद बहुत सारे पटसन मिल बांग्लादेश में चले गए हैं, तो अब उत्पादन कम होती है। पटसन ये उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट पौधे से रेशा प्राप्त किया जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पे। विश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक राज्य में 1923 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी थी। कौन? विश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती, जो कि कर्नाटक राज्य में है, 1923 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर यूनिट के फर्स्ट कंपनी थी। कौन? विश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड। यह भद्रावती नदी पर स्थापित की गई थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा की पुरानी अपेक्षाकृत ऊंची भूमि पर फैले प्राचीन जलोढ़कों को बांगर कहते हैं। नवीनतम जलोढ़कों को वाली बाट के मैदान को निम्न भूमि को खादर, और पंजाब में इसे बेट कहते हैं। ठीक है, नए वाले जलोढ़कों को खादर कहते हैं, पंजाब में बेट, और पुरानी कछारी मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ये पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ठीक है मित्रों, कैलोडियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के परिणाम स्वरूप विभिन्न पर्वत श्रेणियों एवं चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं। तो वे भारसम मूलक हैं। क्या है? भारसम मूलक। कपास भारसम मूलक कच्चे माल पर आश्रित है। चूंकि कपास से सूती कपड़ा तथा रुई बनाने में जितना माल लगता है उतना ही तैयार होता है, इसलिए इसे भारसम मूलक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो कपास उद्योग भारसम मूलक कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है, जितना कपास से सूती कपड़ा रुई बनाने में जितना माल लगता है उतना ही तैयार होता है। ठीक है मित्रों, यानी जितना लगता है उतना ही देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय है तो भारतीय मानक समय से आगे है। कैसे है आगे? तो आइए जानते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निश्चित किया गया, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। पटना जो है वह 85 यानी 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, यानी कि 3 डिग्री आगे। इस प्रकार 3 डिग्री का अंतर पाया जाता है, अर्थात 3 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट, तो 3 डिग्री 12 मिनट। अतः पटना का स्थानीय समय जो है भारत के मानक समय से 12 मिनट आगे है। ठीक है मित्रों, ये आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 75 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।